अब ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो एक लॉ है, टॉपिक है, ये एक कम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसको हम एक दिन में भी कवर नहीं कर सकते, तो एक घंटे में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स अ बेसिस ऑफ लॉ। लॉ की, सिविल लॉ की जो बुनियाद है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ठीक है, जहाँ से लॉ बन के सामने आया, हम तक पहुँचा, उसकी जितनी बेसिस है वो सारी की सारी जो है वो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही देखनी है। अब ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये क्या है, इसके कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको नहीं पढ़ा जा सकता। इट इज नॉट कलेक्टिवली इनके स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मदद मिल सकती है, कम से कम हमारे लॉ गार्ड के जो पेपर है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकें, उन टॉपिक्स को आज थोड़ा सा डिस्कस करने की जो है वो कोशिश करेंगे। चौंका हमें जो पढ़ाने के लिए रिकमेंडेड जो लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें सामन का लॉ जो है वो बताया गया है कि बाय जॉन सामन की जो बुक है उसको रिकमेंडेड बुक कहा गया है कि आपने उससे रिलेवेंट जितना भी ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो बताना। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसमें बेसिकली ये बताया गया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। बेसिकली ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ज्यूरिस एंड प्रूडेंशियल। इट इज द दो टू वर्ड्स हैं जिनसे मिलकर ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है वो पेपर पूरा कंसर्ट होता है, पूरा टॉपिक बनता है। ज्यूरिस एंड प्रूडेंशियल। ज्यूरिस मीन लॉ एंड प्रूडेंशियल मीन नॉलेज। सो नॉलेज ऑफ लॉ विल बी कॉल्ड एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है जी। अब इसमें बताया गया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ लॉ। साइंस इसलिए कहा गया कि साइंस में कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, एट टाइम उसमें डिफरेंस रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। तो जो लॉ है वो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिटरमिन करता है। ठीक है, बेस उसकी जो है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह के हालात होते हैं उसी तरह के हालात के मुताबिक कानून जो है वो बनाया जाता है। तो लिहाजा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ लॉ एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज साइंस ऑफ सिविल लॉ। ये आपने ध्यान में रखना है। जो आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट में या कट करके नीचे चार ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है थ्योरेटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इंग्लिश एंड फॉरेन ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। फिर आ जाएंगे हम सिविल लॉ में। सिविल लॉ में सबसे पहले व्हाट इज लॉ। लॉ इज द बेसिकली, अगर हम यहाँ पे उसको लेके चलते हैं कलेक्टिवली, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बताई गई है। ये थोड़ा सा आप लिख लें, क्योंकि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑस्टिन की डेफिनेशन या सॉमन की डेफिनेशन, तो ये टाइम्स वो पूछ लेगा कि डिफाइंड बाय whom, व्हिच ऑथर ने इसको डिफाइन किया है। दिस इज डिफाइंड बाय जॉन सॉमन। अब लॉ क्या है? द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state। ठीक है, body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice। ये इसकी definition। ठीक हो गया। फिर इसी तरह the law consists of rules recognized and acted on its in courts of justice। ये भी definition, ये दोनों definition जो है both are defined by Saman। ठीक है, लॉ की जो डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की है सामन ने अंदर। ये अब आपने ज़हन में रखना है कि जो सामन की डेफिनेशन है इस ये जो डेफिनेशन उम्मीद तौर पर वो चूंकि क्वेश्चन सामन की डेफिनेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस से मुताल्लिक है, तो चांसेस भी है कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपको अकॉर्डिंग टू सामन की ज्यूरिस्प्रूडेंस ही होगा। जो डेफिनेशन अगर पूछता है तो आप आंखें बंद करके उस पर निशान लगा सकते हैं कि दिस इज डिफाइंड बाय सामन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो टॉपिक इसी में आएगा, दैट इज लॉ एंड फैक्ट। बेसिकली फैक्ट आर द सर्कमस्टांसेस अपॉन विच लॉ इज अप्लाइड। ये ध्यान में रखना। फैक्ट्स वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके ऊपर लॉ अप्लाई किया जाता है। जब फैक्ट्स होंगे वो असर्ट करते हैं कि लॉ इस पे लगना है कि नहीं। एक बंदा घर से निकला, दुकान पे गया, दुकान से वापस आया, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, अब रास्ते में उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, दिस इज आल्सो फैक्ट। अब थप्पड़ मारने का जो अमल है, ये कहा गया यार इसके साथ ज्यादती हुई है, अब इस पे लॉ इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि किसी को थप्पड़ नहीं मारा जाए। ठीक हो गया। तो लिहाजा लॉ हैज ग्रेट रिलेशन विद द फैक्ट। फर्स्ट देयर इज अ फैक्ट एंड देन आफ्टर क्या कहते हैं, कंसीडरिंग दैट फैक्ट लॉ इज मेड। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है अपना आपका लॉ एंड इक्विटी। सो is there any difference between law and equity? Law is the specifically law जो है
वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसी जिसे आप कह सकते हैं कि टर्म है विच इज प्रॉपरली मेड बाय अस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसको प्रॉपरली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिस चीज को रूल बना देती हैं वो लॉ की शक्ल में। Whereas the equity is not made by the law making agencies, it is the rule of natural justice, it is the rule of conscience। ये ज़मीर का लॉ है, यानी कि एक ज़मीर आपको लगता है कि यार ये ज्यादती हो रही है, ये नाइंसाफी है, this may be equity, might not be a law। ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने थप्पड़ मारने पर किसी मुल्क में जुर्म है, उसको उसकी पार्लियामेंट ने जुर्म करार दिया है, तब वो जुर्म है। लेकिन इक्विटी की नजर में वो गैर इखलाकी काम है तो गलत है। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इक्विटी। सो लॉ एंड इक्विटी इज अ, इक्विटी मे बी पार्ट ऑफ ए लॉ बट इट कैन नॉट बी इक्वलाइजर, इक्वलाइज नहीं किया जा सकता विद द लॉ। फिर उसके बाद आ जाता है अपना काइंड्स ऑफ लॉज आ जाते हैं। सबसे पहले है फिजिकल लॉ और साइंटिफिक लॉ। ठीक हो गया। अब साइंटिफिक लॉ जो है दैट इज नेचुरली साइंस ने बना दिया, जैसे H2O, हाइड्रोजन के दो मरकब, एक ऑक्सीजन मिलेगा तो ये पानी बनेगा ही बनेगा। ठीक हो गया, दिस इज साइंटिफिक लॉ which is very near to nature law, जिसको सर्टेन कर लिया गया, जिसको बना दिया गया। फिर उसके बाद आ जाता है इसका अपना नेचुरल लॉ और मॉरल लॉ, एक ऐसा कानून जो इखलाकी है, जिसको हम इक्विटी के मानों में भी लेते हैं। एक ऐसा लॉ जो कुदरत ने बनाया, इंसान के पैदा होने के साथ उसको जो कानून मिल गया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉ। बच्चे को पैदा होने का, उसकी परवरिश करने का हक, ये राइट्स की फॉर्म में अंदर ये लॉ है, वो लॉ विच इज इन फॉर्म ऑफ राइट इज कॉल्ड मॉरल लॉ। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंपेरेटिव लॉ। इंपेरेटिव लॉ मीन एक ऐसा लॉ जिसमें कानून जबरदस्ती किसी से अपना अमल कराता है, दैट इज सामंट की जो ऑस्टन का है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी इसके अंदर पूरी मौजूद है। तो इंपेरेटिव लॉ जो है वो हुक्मिया नजरिया है। व्हेन एनी अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट और एनी रूलर ऑफ ए स्टेट किसी को कोई काम करने का हुक्म देता है तो उसको कहा जाता है कि इंपेरेटिव थ्योरी। अगर इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपको मारेगा। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान में जो है वो अगर कोई हुकूमत किसी को कोई काम करने का हुक्म देती है, कोई लॉ बना देती है, उसका वायलेशन पे क्या है, उसको पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, दैट इज इंपेरेटिव लॉ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर डिटेल और उसकी अगेंस्ट बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसको जरूरत नहीं लिखने की, बस इतना लेते हैं काफी है। फिर उसके बाद आ जाता है दैट इज इंपेरेटिव लॉ के बाद कस्टमरी लॉ, द लॉ व्हिच इज बेस्ड ऑन द कस्टम्स। ठीक हो गया। अब कस्टम्स क्या होती है? कस्टम्स बेसिकली सबसे बड़ी मिसाल इसका जो है वो कॉमन लॉ है। ब्रिटेन बरतानिया का जो लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, रस्म और रवाज पे मुश्तमिल है। ऐसे रस्म और रवाज जो लोगों की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं, दे कैन नॉट लीव देम, उनको छोड़ नहीं सकते, उनको आइन का हिस्सा, कानून का हिस्सा बना दिया गया तो कस्टमरी लॉ के फॉर्म में आता है। फिर उसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकल लॉ। प्रैक्टिकल लॉ इज अ लॉ व्हिच इज डन बाय द प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द पीपल। प्रैक्टिकली काम करने के बाद जो लॉ लागू होता है, जिसके ऊपर आप काम करते हैं। अब अगर H2O कह तो दिया, लेकिन उसको जब इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे तो वो पानी बन के सामने आएगा, दैट इज प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल लॉ, जिसको अमल दरामद किया जाता है। थ्योरी को जब थ्योरी को अमल दरामद कर लिया जाएगा तो वो प्रैक्टिकल में आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनेशनल लॉ, द लॉ व्हिच इज लॉ ऑफ द स्टेट, व्हिच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द स्टेट, जो रियासतों का कानून है, जो किसी एक मुल्क पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर लागू होता है। हर मुल्क की जो अपना इसके जो वो अफराद जिनके ऊपर ये कानून लागू होता है, सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ जो है वो स्टेट्स होती हैं, रियासतें होती हैं, जिनके ऊपर ये कानून लागू होता है, वो इंटरनेशनल लॉ कहलाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब देयर आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कानून को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा किसी माशरे के अंदर, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दो तरह की कवानीन दो है। सिविल लॉ की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आ जाएगी, और क्रिमिनल लॉ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में आ जाएगी। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ administration of justice? There are two kinds of administration of justice: civil administration of justice and criminal administration of justice. इसके अलावा कोई भी administration of justice अगर पूछी जाती है तो वो सामंट की jurisprudence के अंदर मौजूद है। ठीक है, two kinds of jurisprudence है। फिर उसके बाद आती है स्टेट। अब स्टेट में सबसे पहले एक फंक्शन ऑफ द स्टेट क्या है? फंक्शन ऑफ द स्टेट दो किस्म के हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। ठीक हो गया। अब सबसे पहले अब जो प्राइमरी फंक्शंस है इनको एसेंशियल फंक्शंस का भी नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अब प्राइमरी या एसेंशियल फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? ये अपना सबसे पहला जो है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक हो गया, ये प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेट है। टू मेक इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, ऐसे इदारे बनाना जो लोगों के हुकूक का निफाज कर सके। ठीक हो गया। टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कानून को इम्प्लीमेंट करना, ये सारे के सारे प्राइमरी
क्या कहते हैं स्टेट के जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिर उसके बाद आती है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ स्टेट कौन सी हैं, अब ये आगे फिर इसकी 2 क्लासेस में बताएंगे, लेकिन सिर्फ इतना बताना काफी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस व्हिच आर अटैच्ड टू द प्राइमरी फंक्शंस, वो राइट्स व्हिच आर अटैच्ड टू द प्राइमरी फंक्शन। मसलन इंसानों के हकूक की बात होगी, ये प्राइमरी फंक्शन। अब इंसानों के हकूक में मर्द और खवातीन अलग-अलग हैं, दिस इज सेकेंडरी फंक्शन। ठीक हो गया, द फंक्शन व्हिच इज अटैच्ड टू द प्राइमरी फंक्शन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। कि इंसान को हक देंगे, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन है कि खवातीन के अलग बना दिए गए, मर्दों के अलग बना दिए गए, उनको शाना बिशाना है, इक्वली उनको जॉब देनी है, उनको जो है वो ट्रीट एक जैसा करना है, ये फिर आगे सेकेंडरी फंक्शंस हो जाएंगे। So the main functions of the states are of 2 kinds, primary functions and secondary functions. फिर उसके बाद अगला जो इसका that is next topic जो इसमें हम कवर करेंगे, that is about function of state के बाद अगला जो that is topic आएगा, that is सोर्सेज ऑफ लॉ। अब सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? अब सोर्सेज ऑफ लॉ वो सोर्सेज हैं थ्रू विच लॉ हैज कम इनटू दिस सोसाइटी, जिनके जरिए कानून को बना के माशरे में नाफिज किया जाता है, वो सोर्सेज ऑफ लॉ है। अब 2 किस्म के सोर्सेज लॉ हैं, एक है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ और एक है मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक हो गया। अब फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो लॉ के सोर्सेज हैं जहां से कानून बुनियादी तौर पर बन के सामने आता है। जैसे स्टेट इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ सबसे पहले, क्योंकि स्टेट का काम लेजिस्लेशन करना है, वो अपने इदारे बना के करे, जिस तरह पार्लियामेंट है या वो कुछ कर ले। फिर ठीक है, उसके बाद मटेरियल सोर्सेज हैं, फिर उसमें आ जाती हैं आपकी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग एजेंसी है, फिर इसी तरह आपकी कोर्ट्स प्रेसिडेंट्स की सूरत में फॉर्म देती हैं, फिर इसी तरह आपके जो है वो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको इक्विटी का नाम दिया जाता है, जिसको मॉरल लॉज का नाम दिया जाता है, ये सारी की जो है वो काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब उस ये सोर्सेज ऑफ लॉ जो है दैट इज प्रॉपर्ली डिफाइंड, इसमें बता दिए गए हैं। अब उसको सिर्फ इतना रखना ही लाजमी है कि 2 बेसिक सोर्सेज ऑफ लॉ है, दैट इज मटेरियल एंड उसके बाद आपके फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी क्या कहते हैं लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट टॉपिक के जरिए पे डिस्कस किया गया है कि जब कानून साजी किसी कानून साज पार्लियामेंट के जरिए की जाती है, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। ठीक हो गया। अब लेजिस्लेशन इज ऑफ 2 काइंड्स, सुप्रीम एंड सबऑर्डिनेट। लेजिस्लेशन की भी काइंड्स आपने जेहन में रखनी है कि 2 काइंड्स है, या सुप्रीम होगी या सबऑर्डिनेट होगी। सुप्रीम legislation, the law made by the supreme institution of the state, that is parliament. पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसका बनाया हुआ कानून सुप्रीम लॉ कहलाएगा। जबकि अदर देन पार्लियामेंट कोई भी ऐसा इदारा which is authorized by the parliament to make law, जिसको पार्लियामेंट ने अथॉराइज किया कानून साजी करे, अगर वो कानून साजी करेगा तो वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाएगी। इस तरह हमारे म्युनिसिपल इदारे हैं, एलडीए है, इसी तरह ये आपकी यूनियन काउंसिल्स हैं, ये जो है पार्लियामेंट इनको ऑथराइज किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनको अपने अपने सफेयर्स के अंदर कानून साजी की इजाजत दी गई है। तो ये जो कानून साजी करते हैं वो अपना क्या कहते हैं इस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाती है, जबकि जो सुप्रीम बॉडी ऑफ स्टेट कानून साजी करेगी वो आपकी सुप्रीम लेजिस्लेशन कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कस्टम, के कस्टम जो रस्म व रवाज है। Customs are also made as the important source of law. Basically, the first law of the land was made through customs. जो पहला कानून अगर दुनिया में बनाया गया, रोमन लॉ का जिक्र किया जाए, तो उसमें जो कानून बना उसकी बुनियाद रस्म रवाज थी। वो अहकाम जो मुआशरे में रहते हुए लोग मुसलसल एक अमल तक किए जाएं और उसकी मुसलसल अमल किए जाने की कोई मयाद मुकर्रर नहीं है। इतना पुरानी दौर से लोग कर रहे हो कि इन्फिनिटिव लोग याद ना हो कि कब किसने ये काम पहली दफा शुरू किया था, पर लोगों को उस काम पर अमल दरामद करते हुए देखा जा रहा हो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि उसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हुई हो, किसी कोई इदारा, कुछ अफराद, कुछ लोग उस चीज के अगेंस्ट काम ना करते हो, उसको रोकने की कोशिश ना की गई हो। अगर रोकने की कोशिश की गई है तो वो जो कस्टम है वो रस्म रवाज कानून की शक्ल हासिल नहीं है। दैट मस्ट बी अनइंटरप्टेड फ्रॉम द अननोन टाइम्स टिल टुडे। इट इज इन प्रैक्टिस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगी, कोई उसके ऊपर रुकावट नहीं आई और वो कानून इंप्लीमेंट उस तरीके से हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो रस्म और रवाज है वो कानून की शक्ल हासिल कर लेगी।
ठीक हो गया। तो लिहाजा कस्टमरी लॉ जो है इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ क्या कहते हैं पॉजिटिव लॉ और एक्सेप्टेबल लॉ, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आ जाती है कुछ रिक्वायरमेंट्स कि कब एक कस्टम जो है वो मे बी कंसिडर्ड एज रिक्विजिट्स फॉर अ वैलिड कस्टम। एक वैलिड कस्टम जो है वो रिक्विजिट कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। जब वो चीज मौजूद होगी तब वो समझा जाएगा कि ये जो कस्टम है दैट इज कॉल्ड वैलिड कस्टम, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रीजनेबल। रीजनेबल कस्टम मस्ट बी रीजनेबल, ऐसा हो जिसको देख के कोई बता कैसे यार ठीक है यार एक्सेप्टेबल। पहली चीज अगर रीजनेबल कस्टम है इट मे बी कंसीडर्ड एज लॉ। फिर उसके बाद नंबर 2 सेकंड वन इसके अंदर आएगा ओपिनियन नेसेसिटीज। अब ओपिनियन नेसेसिटीज का मतलब क्या है कि नेसेसिटीज कि लोगों की राय उसके बारे में पॉजिटिव हो, अच्छी ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है, लोगों की राय उसके बारे में पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 3 कंफर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ। अगर पहले से मुल्क में कोई कानून मौजूद है तो जो रस्म पिनप रहा है किसी मुल्क में अपनी पहचान बना रहा है तो उस कानून की खिलाफ वर्जी ना करता हो। अगर पहले से कोई पार्लियामेंट का कानून पास किया हुआ मौजूद है, अगर कोई रस्म रिवाज आ गया, कोई ऐसा कस्टम आ गया जो उसको वायलेट कर रहा है तो फिर वो वैलिड कस्टम नहीं है, वो लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद नंबर 4 है कि इट मस्ट बी कंफर्मिटी विद द कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ बेसिकली तो ब्रिटेन का लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस बेस बरतानिया से करती है, जो बरतानिया का कानून है, आइन है, उसकी खिलाफवर्जी ना करता हो। तो किसी भी मुल्क की किसी भी इदारे की जो अपना पार्लियामेंट है उसके खिलाफवर्जी ना करता हो। और नंबर 5 है इट मस्ट बी मॉरल, इखलाकी वैल्यूज को जो है वो मद्देनजर रख के बनाया गया। तो ये 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब व्हेन ए कस्टम फुलफिल्स दीस 5 रिक्वायरमेंट्स इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ए लॉ। ये ध्यान में रखना 5 रिक्वायरमेंट्स हैं कि शॉर्ट जो आपका नोट आ सकता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं व्हेन अ कस्टम मे बी कन्वर्टेड इनटू ए लॉ। तो देयर आर 5 रिक्वायरमेंट्स व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर अ कस्टम टू बिकम लॉ। अच्छा जी, उसके बाद कस्टम के बाद अगला जो टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या है? द लॉ मेड बाय द डिसीजन ऑफ ए कोर्ट। एक ऐसा कानून जो अदालती फैसले से सामने आता है वो प्रेसिडेंट कहलाता है। जनरल रूल ये है कि जब एक मामले के ऊपर कानून साज इदारे का एक कानून मौजूद हो, अदालत उस पर फैसला नहीं दे सकती। एक कानून मौजूद है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है जिसमें जुर्म की सजा बता दी गई। अब कोर्ट उसमें अपनी डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर सकती, उस सजा को चेंज नहीं कर सकती, उस सजा में तब्दीली नहीं ला सकती, उस पीपीसी की जगह पे नया कानून नहीं ला सकती, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स कुछ ऐसे मामला आते हैं जहां पे एक किसी मामले के ऊपर कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हुई, तो उस मामले पे जब सुपीरियर कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स का पाकिस्तान में कोई फैसला आएगा तो वो फैसला प्रेसिडेंट की फॉर्म हासिल करता है। वो नजरिया, नजीर उर्दू में कहा जाता है उसको। और उस कानून को जो है वो उस वक्त तक एज इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब तक उसके अगेंस्ट कोई और फैसला सुपीरियर कोर्ट्स का ना आ जाए या पार्लियामेंट उस पर कानून साजी ना करे, तो वो फैसला जो है वो एज प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, फिर उसके बाद है रिक्विजिट्स, इसकी होगी, प्रेसिडेंट आ गया। फिर उसके बाद है काइंड्स ऑफ डेक्लेरेटरी एंड देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। एक है डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट्स और दूसरे हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। डेक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स। डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट वो होता है जिसमें अदालत एक ऐसा फैसला देती है जो डिक्लेयर करता है किसी का राइट, ठीक है, उसमें अथॉरिटेटिव जजमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आपका नाम नादरा में आपका नाम आपने चेंज कर लिया, तब्दील कराने के लिए जाते हैं, नादरा इनकार कर देता है, जी नहीं आपकी बात मैं नहीं मानता, आप कोर्ट से डिक्लेयर करा के लाए, तो कोर्ट आपको डिक्लेयर कर दिया जिसने नाम अपना चेंज कर लिया, ही हैज राइट्स टू डू दैट, तो उसकी बात मानी जाए। दिस इज डेक्लेरेटरी जजमेंट, ठीक है, दिस इज डेक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। इसमें सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, राइट डिटरमिन नहीं किया गया, राइट आपका पहले ही मौजूद है, राइट आपका पहले ही मौजूद है, उस राइट को डिटरमिन कर दिया गया है कि हाँ ये हक आपका मौजूद था, आपने आपको संभाल के, ठीक है, दैट इज वैलिड। दिस इज कॉल्ड डेक्लेरेटरी और ओरिजिनल
प्रेसिडेंट। फिर दूसरा है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट वो होता है जो दूसरी निचली अदालत के ऊपर वो फैसला बाइंडिंग हो जाती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का वो फैसला जो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कानून की तशरीह करने का इख्तियार हमारी सुप्रीम कोर्ट्स को हासिल है, सुप्रीम कोर्ट को भी हाई कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी कानून की तशरीह करते हुए बयान कर देगी कि इस कानून का मकसद ये है, वो मीनिंग जो है वो लोअर कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग हो जाएगा, अथॉरिटेटिव फैसला, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना लीगल राइट आ जाते हैं। राइट विच इज डिटरमिन्ड बाय लॉ इज कॉल्ड लीगल राइट। एक ऐसा हक जो कानून डिटरमिन कर देता है आपका, वो लीगल राइट। दो किस्म के राइट्स हैं, लीगल और मॉरल, दो किस्म के। मॉरल राइट्स वो जो मुआशरे आपको देता है या आपके अखलाकी कवानीन आपको देते हैं, अखलाकी असूल देते हैं, अखलाकियात आपको देते हैं, मॉरल्स एथिक्स देते हैं। जबकि वो लॉज वो राइट जो आपको कोर्ट्स या लॉ आपको राइट देता है, दैट राइट इज कॉल्ड आपका जो है वो लीगल राइट है। तो कहता है लीगल राइट इज इनएलिएनेबल, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो सकती, उस राइट को इनकार नहीं किया जा सकता, उस राइट की वायलेशन नहीं हो सकती। ठीक है जी। फिर उसके बाद है इसके अपना लीगल राइट्स की काइंड्स हैं। अब कौन कौन सी राइट्स हैं? परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट लीगल राइट्स। सबसे पहले परफेक्ट राइट वो राइट है जो हर लिहाज से कंप्लीट है, कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया दिस इज योर राइट, इस राइट को डिनाई नहीं हो सकता, कोई भी डिनाई करेगा जुर्म। मसलन यानी किसी को कत्ल नहीं करना, ये राइट है उसको जिंदा रहने का हक। अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करता है तो ये उसके उस राइट की वायलेशन है, इसकी सजा है। ठीक हो गया? दैट राइट विल बी नोन एज क्या कहते हैं, परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट वो है which may be denied by someone। जैसे मैंने अभी बताया कि आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हो सकता है नादरा के यार, हो सकता है आपको कोई और बहन भाई आपके नाम से बहुत हो गया, उसका हिस्सा लेने के लिए आप नाम लेना चाह रहे हैं, तो इम्परफेक्ट राइट ऐसा है which may be denied, which may be denied, लेकिन उसको करेक्ट किया जा सकता है। जो परफेक्ट राइट है वो राइट डिनाई नहीं हो सकता, उसकी डिनाइल जो है वो जुर्म कहलाता है। फिर उसके बाद आता है नेचुरल राइट, या अपना जिसे आप कहते हैं राइट्स रिगार्डिंग टू लीगल नेचर, कि जो आप पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, जब आप दुनिया में आते हैं जो हुकूक आपको मिलते हैं वो सारे के सारे नेचुरल राइट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, पैदा होने का, आपको तालीम दिए जाने का, फिर आपको जो है वो अपने जो माँ बाप जिस मजहब पे थे उस मजहब पे रखे जाने का, फिर उसके बाद जॉब्स की कुल बराबरी की बुनियाद पर नौकरी मिलने का, जिंदा रहने का, ये सारे के सारे हुकूक जो हैं ये नेचुरल राइट्स हैं। फिर पॉजिटिव राइट्स एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स वो हैं, एक शख्स का पॉजिटिव राइट दूसरे का नेगेटिव राइट। मसलन मेरा हक है कि मुझे कोई ना मारे, ये मेरे लिए पॉजिटिव है, दूसरे के लिए नेगेटिव है, इसको नहीं मारते। राइट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। फिर इसी तरह उसके साथ रियल एंड पर्सनल राइट्स। रियल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपकी प्रोप्राइटरी राइट्स के कंसर्न करते हैं। पर्सनल राइट आपके जाती हकूक, और रियल राइट्स जब कानून आपके जाती हकूक को मान लेता है वो आपका रियल हक बनता है। ये मेरा जाती हक है कि मैं अपने घर के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने दूंगा। ठीक हो गया? जब इसको कानून डिटरमिन कर लेगा कि मेरा रियल राइट है कि मेरे घर में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, मैं नहीं रोकूंगा बल्कि कानून भी रोकेगा मेरे घर में किसी में दाखिल। इसी तरह फिर उसके बाद प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट्स। और प्रोप्राइटरी राइट्स आपके मालकाना को, आपने जो चीज खरीदी है वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। आपकी जो प्रॉपर्टी जिसको आपने पैसे देकर खरीदा है वो चीज आपकी अपनी है, उसको कोई छीन नहीं सकता, ये आपका प्रोप्राइटरी राइट कहलाता है। इसी तरह राइट इन री अप्रोप्रिया एंड राइट इन री अलेनिया। फिर वो राइट जो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट हो सकता है, और एक ऐसा राइट जिसको अलग करके लिया जा सकता है, जिससे वो राइट इन री अप्रोप्रिया एंड राइट इन री अलेनिया है। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दैट इज राइट्स इन री अप्रोप्रिया एंड राइट्स इन री अलेनिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, आपको समझ लग जाएगा। If we use the term in widest permissive sense, in right in re alienea or encumbrance is one which limits or derogates from some moral right belonging to some other person। यानी कि rights in re alienea right वो है जो मेरा हक है, मेरे हक में कोई बंदा दूसरा शामिल नहीं हो सकता, ये right in re alienea है। दूसरों के इनकार और मेरे हक को यस, मेरा घर है, मेरे घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता, ये दूसरों के लिए नेगेटिव है, मेरे लिए पॉजिटिव है। दिस इज कॉल्ड राइट इन री अलाइनिया। ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा है राइट इन री अप्रोप्रिया। अब ये राइट वो है कि राइट दूसरे के खिलाफ
जो प्रॉपर्टी में आपको हक हासिल हो जाता है, जो प्रोप्राइट या एक पर्सन होने की वजह से आपको हक हासिल हो जाता है, उसकी ऑनरशिप या उसको कानूनी राइट मिलने की वजह से जो हक हासिल हो जाता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, और ये प्रॉपर्टी राइट। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट ऑनरशिप आ गया। ऑनरशिप इज आल्सो एन एलिमेंट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक हो गया, यानी कि कोई शख्स किसी चीज को ओन करता है बाय लॉ, उसको खरीद के ओन करे, उसको उसकी विरासत में मिला हो या उसने किसी से थ्रू गिफ्ट लिया हो। जब कोई शख्स को कोई चीज हासिल हो जाती है टू यूज फॉर हिज एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज के लिए, वो अपनी एक्सक्लूसिवली यूज कर सकता है, इसके अलावा और कोई बंदा उस चीज को यूज नहीं कर सकता। दैट राइट दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ओनरशिप जो है वो दो किस्म की है। सबसे पहले है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। ऑन कॉर्पोरियल ओनरशिप वो प्रॉपर्टी जिसकी मादी एग्जिस्ट करती है, जैसे ये एक डस्टर है, जब मैं इसको खरीदूंगा ये कॉर्पोरियल ओनरशिप है, ये मेरे पास है, मैं इसे कोई नहीं छीन सकता। एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट करती है इन लॉ लेकिन हम आंखों से नहीं दे सकते, जैसे आपका कॉपीराइट ट्रेडमार्क, ये एक राइट आपने परचेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है कि जिस कारोबार का नाम मेरा कोई परचेज नहीं कर सकता, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरियल राइट। और ये इनकॉर्पोरियल ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है जब आप उसको परचेज कर लेते हैं। कॉपीराइट देते हैं, कॉपीराइट को पैसे दे के वो नाम अपना परचेज कर लेते हैं, यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपके पास दूसरा एक राइट होता है ईजमेंट का राइट, कि आप अगर किसी घर में आपकी खिड़की खुल रही है और 20 साल तक आप उस खिड़की से हवा और रोशनी का राइट हासिल कर रहे हैं, 20 साल बाद आपको जो वहां पे हक हासिल है कि वो बंदा जब भी घर बनाएगा ओनर जो है वो इस राइट को आपके हवा और रोशनी के आपको खत्म नहीं कर सकता। ये आपका जो राइट है दैट इज इनकॉर्पोरियल। नजर तो नहीं आता ना देखने में या पढ़ने में, आप टच तो नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरियल राइट, इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। लेकिन ये ओनरशिप कंसिस्ट एग्जिस्ट करती है और इसको लॉ जो है वो ऑन करता है, एग्जिस्ट करता है। फिर इसी तरह सोल ओनरशिप एंड टू ओनरशिप है, कि जब एक शख्स किसी चीज का अकेला मालिक है वो सोल ओनर है, अगर उस एक से ज्यादा मालिकान है तो वो टू ओनरशिप है, वो चाहे विरासत में हो जाए चाहे वो वैसे दो चार बंदे में किसी चीज को परचेज करें। फिर इसी तरह ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनर, जो ट्रस्ट है अगर इसका लॉ आपको पता हो, ट्रस्ट दो किस्म के ओनर्स होते हैं। ट्रस्ट में सबसे पहले तीन मालिक होते हैं ट्रस्ट के। सबसे पहले ट्रस्टी जिसने ट्रस्ट क्रिएट किया, दूसरा उसका बेनिफिशियरी जिसके मफाद के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया, और तीसरा उसका ट्रस्टी जो उसको मैनेज करता है, चलाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी दो किस्म की ओनरशिप का जिक्र है। ट्रस्ट ओनरशिप में सबसे पहले जो ट्रस्टी है वो उस चीज को यूटिलाइज कर सकता है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को किराए पे दे, उससे किराया इकट्ठा करे, बट अपने बेनिफिट्स के लिए यूज नहीं कर सकता। बेनिफिट्स किसको देंगे? जिसकी बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया, उसकी बेनिफिशियल ओनरशिप है। मसलन एक मस्जिद बनानी, एक बंदे को बताया ऊपर मस्जिद है नीचे दुकान है, आपने दुकानों का किराया लेके मस्जिद को देना है। अब वो शख्स जिसने किराया कलेक्ट करना है वो ट्रस्टी है, उसकी जो ओनरशिप है वो ट्रस्ट ओनरशिप है, और मस्जिद जो है इसकी ओनरशिप बेनिफिशियल ओनरशिप, उसको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, ऐसी ओनरशिप जिसको इन आई ऑफ लॉ एक्सेप्ट किया जाएगा वो लीगल ओनरशिप है, और ऐसी ओनरशिप जिसको इन लॉ ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट किया जाए या उसको माना जाए वो इक्विटेबल ओनरशिप होती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वेस्टेड ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप जिसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं, कोई चीज नहीं। कंटीजेंट ओनरशिप, ऐसी ओनरशिप जिसमें आपकी कोई ना कोई कंडीशन इज येट टू बी फुलफिल्ड। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को, बच्चे को जो है वो बाप की प्रॉपर्टी जो है वो विरासत में हो गई है लेकिन गार्डियनशिप के जरिए दी गई, अब वो 18 साल का या 21 साल का होगा तब उसको उसकी कंप्लीट ओनरशिप है, ये इसकी कंटीजेंट ओनरशिप है। जो कोई शर्त पूरी होगी फिर वो कंप्लीट ओनर हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है जी अपना पोजेशन आ जाता है। अब जो पोजेशन है, अब उसमें यही बताया जा सकता है कि पोजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पोजेशन की सबसे मशहूर जो इसमें इसके बारे में जो ज़रुल मिसल है, जो एक सेइंग है वो ये है कि पोजेशन इज 9/10 ऑफ ओनरशिप। अगर एक शख्स किसी जगह पे काबिज है तो 90% लॉ ये कंसीडर करता है कि ही विल बी ऑनर ऑफ दैट। अब कोई बंदा जाता है, सुबह आता है, ताला लगा के घर को चला जाता है, रात को आता है, ताला खोल के अंदर बैठ जाता है, तो अमूमी तौर पर लोग यही समझेंगे कि ये मालिक ऐसा है। तो पोजेसरी राइट्स जो हैं दैट आर वेरी नियर टू ओनरशिप, दैट मेक ओनरशिप मोर परफेक्ट। तो एज अ पोजेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लॉ। सो पोजेशन इज आल्सो 9/10 ऑफ ओनरशिप।
ठीक है। फिर उसके बाद है अपना क्या कहते हैं कंकरेंट पोजेशन है कि अगर एक से ज्यादा मालिक अफराद जो है वो एक जगह पे काबिज हैं तो सबका पोजेशन कंकरेंट पोजेशन है, मुश्तरका कब्ज़ है। ठीक है। अब उसके बाद है द एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, कि पोजेशन को हासिल कैसे किया जा सकता है, एक्वायर कैसे होता है पोजेशन। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट चीज कि इसको पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें एक्वायर किस किस तरीके से इसको एक्वायर किया जा सकता है। सो पोजेशन में बी एक्वायर्ड बाय डिलीवरी। सबसे पहला आसान हाल होता है इसका डिलीवरी, एक बंदा दूसरे को डिलीवर कर देता है पोजेशन, तो थ्रू डिलीवरी, डिलीवर में भी थ्रू पोजेशन। ठीक हो गया। फिर इसी तरह है लीगल पोजेशन, कि लॉ जो है कानून के जरिए या किसी अदालती फैसले के जरिए किसी की चीज किसी कब्जे में दी जाती है, दैट इज कॉल्ड लीगल पोजेशन। ठीक हो गया। फिर इसी तरह एक्चुअल पोजेशन, कि अगर कोई जगह किसी जगह के ऊपर खुद काबिज है तो उसका जो कब्जा है वो एक्चुअल पोजेशन कहलाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन ये है कि मौके के ऊपर जो बंदा सबसे पहले काबिज होता है उसका इमीडिएट पोजेशन। ठीक हो गया। जिसको बाद में मिलेगा उसको मीडिएट पोजेशन। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल इसी तरह भी है कि एक बंदे ने किराए पे जगह पे खरीदा और आगे किराए पे दे दिया। अब जो मालिक है उसके पास मीडिएट पोजेशन, क्योंकि मालिक तो है ना उससे, लेकिन जो किराएदार है उसके पास उसका इमीडिएट पोजेशन। तो पोजेशन में भी मीडिएट और इमीडिएट। इमीडिएट पोजेशन वो है जो इनडायरेक्ट पोजेशन है, मीडिएट पोजेशन, और जो इमीडिएट पोजेशन है वो डायरेक्ट पोजेशन। ये चीजें दो चार पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं, इन्हीं से रेलेवेंट क्वेश्चन होंगे, इनसे हट के कोई नहीं आ सकता इसमें। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपका आएगा पर्सन। पर्सन इज ऑफ टू काइंड्स, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन आपका मेरे जैसा उठता बैठता खाता पीता इंसान, दैट इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन, जो इंसान की डेफिनेशन है। लीगल पर्सन इज अ पर्सन who has status of person but not आपके मेरे जैसा उठता बैठता पर्सन है। फॉर एग्जांपल कंपनी, कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन। कंपनी को वो तमाम हकूक हासिल होते हैं जो एक आम शख्स को हासिल होते हैं, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस इंसान की तरह नहीं होता। ठीक हो गया। इस वजह से उसको लीगल पर्सन का नाम दिया गया। इन आई ऑफ लॉ उसके राइट्स मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअली वो कॉर्पोरियल एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिस्मानी तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो लिहाजा जो पर्सन जो है दैट मे बी ऑफ टू काइंड्स, क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सन एंड लीगल पर्सन। लीगल पर्सन आर आल्सो कंसीडर्ड एज राइट्स एज नेचुरल पर्सन, बट द नेचुरल पर्सन हैज मोर प्रोमिनेंस ओवर लीगल पर्सन, क्योंकि नेचुरल पर्सन को क्रिएट जो है वो करने का हक हासिल है, वो लीगल राइट लीगल पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल पर्सन को कोई जात अल्लाह के अलावा क्रिएट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है वाइकेरियस लायबिलिटी का एक असूल आ जाता है कि व्हाट इज वाइकेरियस लायबिलिटी। अब वाइकेरियस लायबिलिटी का असूल ये है कि जनरल रूल ये है कि जिसने जुर्म किया वो उसका खुद ही जिम्मेदार, लेकिन देयर आर सर्टेन रिलेशंस इन आई ऑफ लॉ जो एग्जिस्ट करते हैं, उसमें एक शख्स जिसने कोई काम नहीं किया तब भी वो पकड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रोल। अगर प्रिंसिपल ने कोई काम करने के लिए एजेंट रखा है और एजेंट जो है वो इलीगल काम कर रहा है और प्रिंसिपल के नॉलेज में वो बात है या नहीं है, लेकिन उसने कोशिश नहीं की जानकी करने की, तो जो एजेंट गलत काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रिंसिपल पे भी आती है। वाइकेरियसली ही इज लायबल फॉर दैट। ठीक हो गया। तो लिहाजा जनरली तौर पर द पर्सन हु कमिट्स इलीगैलिटी, ठीक हो गया, हैज राइट टू बी टेकन एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन। जिसने जुर्म किया उसके खिलाफ जुर्म किया जाए, उसके खिलाफ सजा दी जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बट देयर आर सर्टेन पर्सन जिन्होंने ये काम नहीं किया बट दे आर स्टिल लायबल फॉर दैट एक्ट। वो जिस लायबिलिटी के तहत एक्टेबल होते हैं, लायबल होते हैं, वो लायबिलिटी जो है वाइकेरियस लायबिलिटी है। ये ज़हन में लायबिलिटी का आपने ज़हन में। फिर उसके बाद है मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है दैट इज एक्सक्यूजेबल,
मसलन एक बंदा जो है वो मुल्क से बाहर चला गया, उसके घर पे कब्जा हो गया, अब उसको नहीं पता, 20 साल बाद आया, उसको पता चल गया वो कब्जा हो गया, तो ही कैन गो टू द कोर्ट, फौरी तौर पर वो जाएगा और जाके उसके खिलाफ क्लेम कर सकता है, जनाब ये देखें ये अपना जबरदस्ती मेरी जगह पे कब्जा करके बैठ गया, मुझे पता चला मैं बोल गया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इज एन ऑफेंस। मिसाल के तौर पर आप कोई इशारा तोड़ लें, आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, अब वो सड़क पे जो है बोर्ड नहीं लगा हुआ कि ये 1 वे है 2 वे, लेकिन वो हो 1 वे रोड, आप और दूसरी तरफ चले गए, तो अब आप ये प्ली नहीं ले सकते वहां पे जाके, जब आप पकड़े गए कि जनाब आपने तो लिखा ही नहीं हुआ ये 2 वे है, ये मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज का, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट, जो लॉ की इग्नोरेंस है उसमें किसी किस्म का आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसको कंसीडर किया जाता है, कोर्ट्स भी देखते हैं, ठीक हो गया। इसी वजह से अगर आपने कत्ल की काइड्स पढ़ी होंगी तो उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट को प्ली ली गई है। मसलन एक बंदे ने शिकार करने के लिए गया, वहाँ पे जाके उसने गोली चलाई, रास्ते जंगल में देखा कि झाड़ी हिल रही है, उसे लगा कि ये जानवर है जिसको वो मारने के लिए है, बाद में वहाँ पे पता निकला, तो कत्ल अमद की डेफिनेशन में नहीं आता, बिकॉज दैट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है दैट इज एक्सेप्टेबल इन लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, कि एक बंदे को मारने की इजाजत नहीं है, आप अगर आप उसको मार देते हैं और कहते हो गलती होगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको मारना जरूर, तो ऐसा जो है वो आपको बचत नहीं हो सकती, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो आपको किसी किस्म की रिलीफ वो नहीं दे सकती। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है जी अपना प्रॉपर्टी आ जाती है। अब प्रॉपर्टी जो है जनरली तौर पर किस चीज़ को नाम दिया जाता है, एवरीथिंग विच हैज सम राइट्स। जब किसी चीज़ में कोई राइट्स आपको मिल जाते हैं, दैट राइट्स आर यूजुअली नोन एज प्रॉपर्टी। ठीक है, आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, ये चीज़ आप परचेज की आपने, अब ये आपके पास राइट्स मिल गए कि ये आपका, ये आपसे कोई ले नहीं सकता, दैट इज योर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जो आपके इनएलिएनेबल राइट्स की बात हो रही है, जैसे आपके कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वो आप खरीद देते हैं, आपके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, दैट इज योर प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो लिहाजा एनीथिंग विच इज ओन्ड बाय सम पर्सन, उसको कोई राइट्स दे देती है, वो चीज जो है वो आंसर जो है दैट एलिमेंट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। और उस प्रॉपर्टी के साथ जो राइट्स अटैच होते हैं देयर आर कॉल्ड प्रोप्राइटरी राइट्स। ठीक हो गया। वो प्रोप्राइटरी राइट्स हमेशा अगेंस्ट द इन रेम होते हैं, इन पर्सोनम नहीं होते, यानी कि आपके जो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं वो इन रेम है, हर बंदे के खिलाफ है, पूरी दुनिया के खिलाफ। मेरी जगह मैंने खरीदी है, पूरी दुनिया में मुझसे कोई परचेज नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मुझसे लेने की कोशिश करेगा वो वायलेशन ऑफ माई प्रोप्राइटरी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। अपना फिर इसी तरह जो आपके जो प्रोप्राइटरी राइट है वो दोनों सूरतों में कल्पेबल है, अगर वायलेशन इन रैम लेंगे तब भी वो कल्पेबल है, आपकी प्रॉपर्टी छीनता है। अगर किसी पर्सन के खिलाफ राइट्स है, फॉर एग्जांपल आप कोर्ट में जाके ना ये फलां बंदा मेरा प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, इसे कहीं नहीं खरीदे, वो नहीं छीने, वो उसके खिलाफ जो आपका राइट है वो राइट है पर्सोनल। ठीक है, दैट राइट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपकी जगह आपको उसको नहीं छीन सकता। और अगर किसी के खिलाफ आपने कोर्ट से ऑर्डर नहीं लिया तो पूरी दुनिया के खिलाफ ये राइट हासिल है, कोई भी बंदा आपसे अपनी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड राइट इन रैम। और किसी शख्स के खिलाफ जो राइट होगा वो राइट इन पर्सोनल होगा। तो प्रॉपर्टी जो है वो इन्हीं दोनों राइट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। फिर जो प्रॉपर्टी राइट है उसके साथ आपको पोजेसरी राइट्स भी हासिल होते हैं, अमूमी तौर पर, जरूरी नहीं, लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड्स पोजेसरी राइट्स, कि आपने जो कोई चीज़ खरीदी है उसको पोजेशन का रखने का भी आपका। वो और बात है आप किसी को वक्ती तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कि आप बाद में क्लेम करें, बट यू हैव आल्सो राइट्स टू क्लेम ओवर पोजेशन एज वेल। फिर उसके बाद दो किस्म के लॉज का जिक्र है लास्ट में, दैट इज सब्सटैंटिव लॉ एंड द लॉ ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटैंटिव लॉ। जो सब्सटैंटिव लॉ वो है द लॉ व्हिच इज रिटन इन द बुक्स व्हिच इज मीन टू बी रेड बाय यू, जिसको आपने पढ़ना है, जिसको आपने आगाही हासिल करनी है। जब आप उस हक की इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जिस लॉ के तहत जाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। जैसे पाकिस्तान पिनल कोड में कत्ल की सजा दी गई, पाकिस्तान पिनल कोड इज सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है। अब इस कत्ल अगर कोई बंदा कर देता है तो उस कत्ल की सजा कैसे मिलेगी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, वो सीआरपीसी में प्रोसीजर बताएगी, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। लॉ में भी सब्सटैंटिव, लॉ में भी प्रोसीजर। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अब बाकी इंशाल्लाह आपसे सलीम साहब थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, तो ये हमारा आज का फाइनल है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो ठीक है।